अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर आवाज आ रही है? ओके, आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी नर्सिंग के बारे में। हम देखेंगे कि इमरजेंसी नर्सिंग है क्या। एक एज इमरजेंसी नर्स जो है वो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी इश्यूज इमरजेंसी में हमारे पास आते हैं, और ट्रियाज जो है वो हम किस तरह इमरजेंसी के अंदर और डिज़ास्टर के अंदर जो है वो करते हैं, और दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस है, जो कि ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत डिज़ास्टर के अंदर डिस्कस भी किया था। ठीक है, ठीक है। अभी बता दें, अभी पूछिए आप कहा किस चीज़ में कंफ्यूजन है। जी जी पूछिए, क्वेश्चन पूछिए आप, किस चीज़ में कंफ्यूजन है आपको। ठीक है, वो मुझे जहाँ से पढ़ा है वो एक पिक्चर बना के मेरे साथ शेयर कर दी। ठीक है, एक पिक्चर बना के मेरे साथ जो है वो ग्रुप में शेयर कर दें, व्हाट्सएप के थ्रू जो है उनसे शेयर कर ले, फिर मैं देख लेता हूँ। ठीक है, क्या कंफ्यूजन है और है क्या चीज़। चल, या मुझे पेज नंबर और पैराग्राफ वगैरह बता दे तो मैं देख लेता हूँ। ओके, चल। इमरजेंसी नर्सिंग है, ठीक है। अब इमरजेंसी नर्सिंग क्या है? द वर्ड इमरजेंसी, जहाँ पे इमरजेंसी का वर्ड आता है हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा सीरियस हो रहा है, या यहाँ पे कुछ जो है वो बहुत बहुत अर्जेंट हो रहा है। सो इमरजेंसी नर्सिंग क्या होगी? वो पेशेंट्स जो कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन में आते हैं जिनको अर्जेंट और क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है, या वो क्रिटिकल पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं और जिन्हें हम अर्जेंटली जो है वो डील करते हैं, उनको क्या कहते हैं? इसको इमरजेंसी नर्सिंग कहते हैं। अब इमरजेंसी में पेशेंट्स आती क्यों है? इमरजेंसी में मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के साथ आती है, लाइक कार्डियक कंडीशंस, जिस तरह MIA, कार्डियक डिसरिथमिया है, हार्ट फेलियर है, पल्मोनरी एडीमा है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं। अब एक इमरजेंसी नर्स जो है वो कोई आम बंदा नहीं होता। जिस तरह हम कहते हैं ना, क्रिटिकल केयर नर्सिंग के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, सेम एज इमरजेंसी एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है। इमरजेंसी की स्पेशलाइज्ड यूनिट के लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, स्पेशल एजुकेशन चाहिए, क्वाइट गुड एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और उस बंदे को एक्सपर्ट होना चाहिए हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में, हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को असेस करने में, जो कि क्राइसिस सिचुएशंस में हमारे पास आते हैं पेशेंट्स। इमरजेंसी नर्सिंग वो पेशेंट्स जो हमारे पास क्रिटिकल कंडीशंस में आते हैं, उन्हें हम अर्जेंटली डील करते हैं। ठीक है, जो कि मोस्टली लोग जो है वो कार्डियक कंडीशंस के साथ, MI, कार्डियक डिसरिथमिया, हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडीमा के साथ आते हैं। ठीक है, इमरजेंसी केयर के लिए जो है वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज चाहिए। ठीक है, ताकि वो बंदा टाइम पे हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स जो है वो आइडेंटिफाई करके असेस कर ले। ठीक है, असेस करके आइडेंटिफाई कर ले। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, वर्ड यूज होता है हार्ट फेलियर, वर्ड यूज होता है कार्डियक अरेस्ट, और वर्ड यूज होता है हार्ट अटैक।
ठीक है, तो इन तीनों में फर्क क्या है? हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। Heart failure develop gradually in which there is a insufficient cardiac output, ठीक है, ओके, और कार्डियक अरेस्ट में सडन हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा इजी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा इजी कर लेता हूँ। इन दोनों को कंपैरिजन बताओ, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, ठीक है, हार्ट फेलियर। इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस देखते हैं। इसके अलावा जो हम डिफरेंस देखते हैं वो इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है, और कार्डियक अरेस्ट के साथ। ठीक है, देखिए मेन दो तीन चीजें ये हार्ट अटैक यूज होता है, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। सबसे पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन क्या है कि हार्ट अटैक जो है ये क्या है, ये सडन है, क्या है ये, सडन, ठीक है। जो हार्ट फेलियर है ये क्या है, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये जो है ये ग्रेजुअली डेवलप होता है, ठीक है, ये ग्रेजुअली डेवलप हो रही है। सो हार्ट अटैक इज सडन और हार्ट फेलियर इज ग्रेजुअली डेवलपिंग डिजीज, ठीक है, या ग्रेजुअली डेवलपिंग प्रोसेस। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या फर्क है। ये तो सिर्फ वर्डिंग का फर्क है कि वो अचानक है और दूसरा जो है वो ग्रेजुअली डेवलप होता है। अब यहाँ पे इसका ताल्लुक तो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, और हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक, इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, कार्डियक अरेस्ट में और हार्ट अटैक में। वो बात तो चलो खत्म हो गई। हार्ट फेलियर जो है वो ग्रेजुअली डेवलप होता है, हार्ट अटैक जो है वो सडन डेवलप होता है या सडन आता है, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रही है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या फर्क है।
एनी आइडिया? अगर नहीं आइडिया तो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ दोनों में क्या फर्क है। कुछ आइडिया है? देखो, हम लोग पढ़ते हैं ना, कार्डियक के अंदर, हार्ट के अंदर दो सिस्टम्स हैं। हम यूज करते हैं कार्डियक वर्ड, यूज करते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब हार्ट के अंदर क्या है? दो साइकिल्स है, एक ब्लड सर्कुलेशन है और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ठीक है। दो चीजें हमारे पास हार्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह, ये हार्ट है, ठीक है, बंद तो नहीं है सही तरह, लेकिन चलो जो भी। फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है हमारे पास, ठीक है। एक है इसके अंदर ब्लड वेसल्स, ठीक है, और दूसरा जो कि ब्लड सप्लाई है, ब्लड। दूसरा इसके अंदर क्या है? SA नोड, AV नोड, बंडल ब्रांचेस, ठीक है, और परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर, ठीक है। दो सिस्टम्स है, दो सिस्टम्स की सपोर्ट पे पूरा हार्ट जो है वो चलता है। एक ब्लड सर्कुलेशन और दूसरा कंडक्शन सिस्टम। अब अगर ब्लड के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, अगर MIA, ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, वो क्या है? अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, ब्लड के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसे हम हार्ट अटैक कहेंगे, हार्ट अटैक कहेंगे, ठीक है। और अगर कंडक्शन में मसला आ रहा है, कंडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे हम कार्डियक अरेस्ट कहेंगे, ठीक है। क्लियर है? कार्डियक अरेस्ट जो है वो क्या है? वो कंडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम है। कार्डियक अरेस्ट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम एंड हार्ट अटैक इज एन सर्कुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? Cardiac arrest is electrical problem, while heart attack is circulation problem, ठीक है। चलिए, कार्डियक अरेस्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक जो है वो सर्कुलेशन प्रॉब्लम है। इसके अलावा हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, कार्डियक हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। तो हार्ट अटैक जो है वो सडन है और हार्ट फेलियर जो है वो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ग्रेजुअली डेवलपिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ठीक है। ओके, तो हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं कार्डियक डिसरिथमियास के साथ, MI के साथ, ठीक है, इसके अलावा हार्ट फेलियर्स के साथ और पल्मोनरी एडिमा वगैरह के साथ, ठीक है, मोस्टली। अब स्कोप इन प्रैक्टिस ऑफ इमरजेंसी नर्स। अगर आप एक इमरजेंसी नर्स हो तो आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपको स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की ज़रूरत है। Training to gain expertise in assessing and identifying the patient healthcare problem in crisis situation. आपकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, आपकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप पेशेंट को क्राइसिस सिचुएशन के अंदर असेस करो और उसे आइडेंटिफाई करो,
कि ये किस प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। थर्ड, अगर आपके पास कोई एसोसिएट डिप्लोमा है नर्सिंग में या एक अगर इमरजेंसी नर्सिंग का डिप्लोमा है तो वो एक बहुत अच्छी बात है, एक आपको एज मिलता है उसका। फोर्थ वन जो है वो क्या है कि आपके अंदर ट्रियाज मैनेजमेंट के रिफ्लेक्सेस होने चाहिए। ट्रियाज को मैनेज करना है, हमने हमारे पास सीरियस पेशेंट है, ठीक है, और हमने जो है उन्हें रिवर्ट करना है। तो रिवर्ट वो तभी होगा अगर हमारे रिफ्लेक्सेस तेज है, हम जल्दी से जो है वो पेशेंट को ट्रीट करें और पेशेंट के ऊपर हम इंटरवेंशन करें। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स हैं, तो आप कर सकते हो, ठीक है। इमरजेंसी मैनेजमेंट ट्रेडिशनली रेफर टू अर्जेंट एंड क्रिटिकल केयर नीड। जहाँ पे इमरजेंसी वर्ड आता है ना, लोगों को क्या लग रहा है कि इमरजेंसी है तो इसका मतलब कोई अर्जेंट काम है, इमरजेंसी है तो कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, इमरजेंसी है तो कुछ सीरियस ही होना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में अर्जेंट और क्रिटिकल नीड्स के साथ पेशेंट आते हैं। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी में सिर्फ और सिर्फ जो है वो सीरियस पेशेंट्स आते हैं या अर्जेंट कंडीशंस होती है हर तरफ, हाँ हर जगह। अब ईडी जो है या इमरजेंसी डिपार्टमेंट या जो इमरजेंसी रूम है, आजकल बहुत ज़्यादा वो नॉन अर्जेंट प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ होती है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आती है जो कि अर्जेंट नहीं होती, ठीक है, उसके लिए पेशेंट वेट कर सकता है, लेकिन फिर भी पेशेंट जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। सो इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है वो आजकल नॉन अर्जेंट प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ हो रहा है। And emergency management has broadened to include the concept that in emergency is whatever the patient and family consider to it be. अब एक इमरजेंसी मैनेजमेंट जो है वो क्या है, इमरजेंसी मैनेजमेंट ने इस कंसेप्ट को ब्रॉडन कर लिया, इस कंसेप्ट को जो है वो ओपन कर लिया कि भाई इमरजेंसी वो डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी के अंदर आपको सारी वो सहूलियात मिलेगी जो कि आपको दरकार है, जो जिन सहूलियात की आपको ज़रूरत है, ठीक। रिसेंटली क्या किया, रिसेंटली इमरजेंसी मैनेजमेंट वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट होगा तो इमरजेंसी में आएगा और अगर थोड़ा बहुत बेहतर है तो आगे जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई इमरजेंसी वो जगह है जो कि पेशेंट और फैमिली चाहता है, ठीक है, जो कि पेशेंट और फैमिली के डिमांड्स को पूरी कर सके। The emergency nurse has specialized training, education, experience and expertise in assessing and identifying the patient। सेम वही बात है कि इमरजेंसी नर्सिंग में पेशेंट के पास जो है वो मैसेज भिजवाया कि अपनी सीरीज काइंडली आप सब जो है ना सबमिट करवा दो अपने हाथ के आज। ठीक है,
So the emergency nurse is special training, education, experience, expertise in assessing, identifying the healthcare problem in crisis situation. हो गया, ठीक है. अब nursing intervention are accomplished interdependently in consultation or under the direction of a physician and nurse practitioner. अब एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रही हो, आपके पास पेशेंट आ रही है, ठीक है, आपने जो है वो इंटरवेंशन करनी है, तो हमारे इंटरवेंशन जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर जो है वो हम या किसके ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो क्या है, वो एक फिजिशियन हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास एक नर्स प्रैक्टिशनर होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास फिजिशियन होना चाहिए या हमारे पास एक नर्स प्रैक्टिशनर होना चाहिए. हम जितनी भी इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है, या तो कोई जो है ये कंसल्ट करेगा, ठीक है, हमें जो है वो कोई डायरेक्ट करेगा, वो डायरेक्शन हमें कौन दे सकता है, फिजिशियन और नर्स प्रैक्टिशनर, ठीक है, फिजिशियन और नर्स प्रैक्टिशनर. आपने अपनी तरफ से जो है वो इंटरवेंशन नहीं करने, हमारी जो है वो कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ प्रोफेशनल बाउंड्रीज होती है, ठीक है, आपने अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज, अपने लिमिटेशन के अंदर रहना है, ठीक है, अपनी जेडीज के हिसाब से काम करना है, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो है वो आपने काम करना है, ठीक है. तो जो आपको फिजिशियन या जो प्रैक्टिशनर है वो ऑर्डर करेंगे पेशेंट की केयर के हवाले से, बाकी नहीं, पेशेंट की केयर के हवाले से जो वो डिसाइड करेंगे, जो वो आपको डायरेक्ट करेंगे, आप लोगों ने वही करना है. ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, फिजिशियन या नर्स प्रैक्टिशनर भी अकेला कुछ नहीं कर सकता और एक इमरजेंसी नर्स जो है वो भी अकेला कुछ नहीं कर सकता. तो ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है. द इमरजेंसी डिपार्टमेंट स्टाफ वर्क एज अ टीम. सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी स्टाफ जो है वो एज अ टीम काम नहीं करती, बल्कि बाकी वार्ड्स वाली जो है वो भी एज अ टीम काम करती है, ठीक है. सो हमने जहाँ पे भी काम करना है, हमने एज अ टीम वर्क जो है वो काम करना है. नर्सिंग इंटरवेंशन आर accomplished interdependently in consultation and ठीक है, हो गया. नर्सिंग असेसमेंट शुड बी कंटिन्यूस, ठीक है, आप जो असेसमेंट कर रहे हो या जो इंटरवेंशन आप इमरजेंसी में दे रहे हो, ठीक है, उन इंटरवेंशन की कंटिन्यूस असेसमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस अक्सर होते हैं कि कोई मेडिसिन जो है वो रिएक्ट कर जाए, पेशेंट की कंडीशन वर्स हो जाए, ठीक है. तो आपने थ्रू आउट द इमरजेंसी जो है वो पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, पेशेंट को जो है वो आपने देखना है. इश्यूज इन इमरजेंसी नर्सिंग केयर, ठीक है. अब इश्यूज कौन कौन से आते हैं इमरजेंसी नर्सिंग में? सबसे पहले लीगल इश्यूज. कौन कौन से लीगल इश्यूज आ सकते हैं इमरजेंसी में? कौन कौन सी लीगल इश्यूज आ सकते हैं इमरजेंसी में? ठीक है, एमएलसी केसेस आ सकते हैं. एमएलसी केसेस क्या होती है? व्हाट इज एमएलसी? एमएलसी मेडिकल लीगल केसेस, ठीक है. एक बच्चे ने जवाब दिया, मैंने पूछा कौन कौन से लीगल इश्यूज है वो इमरजेंसी नर्सिंग केयर के अंदर आ सकते हैं, तो एक बच्चे ने जवाब दिया मेडिकल लीगल केसेस,
मेडिको लीगल केसेस क्या होते हैं? लड़ाई झगड़े वाली। चले, मेडिको लीगल केसेस वो केसेस है जिसके ऊपर केस बनती है, ठीक है। जो मेडिकल केसेस है लेकिन वो साथ साथ लीगल केसेस भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी दो लोगों के दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ है, ठीक है, या जो है वो कोई मर्डर है, ठीक है, जिसके ऊपर पुलिस केस बन सकता है, वो मेडिकल केसेस को हम मेडिको लीगल केसेस बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, ठीक है, जिनको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। बिल्कुल, दैट इंडिकेट इन्वेस्टिगेशन बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है, क्योंकि उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जो है वो मस्ट होता है। उसे क्या वो लीगल इशू सारे जो है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आते हैं कि आप लोग देख लो, किसी ने किसी को शूट किया, किसी की लड़ाई हुई है, ठीक है, किसी की जो है वो सुसाइडल अटेम्प्ट है, किसी का जो है वो ह्यूमिसाइड है, ठीक है, किसी का जो है वो अगर रेप केस है, ठीक है, अगर इसी तरह कोई भी केस है तो वो सारी इमरजेंसी के अंदर ही आती है, ठीक है। किसी ने जो है वो जहर पिया है, कुछ भी है, तो वो सारी क्या इमरजेंसी के अंदर आते हैं, जो कि लीगल केस बनता है, लीगल इश्यूज बनते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर केस बन सकता है, ठीक है, पुलिस केस हो सकता है उसके ऊपर। तो आपने उसमें क्या करना है कि पुलिस को जो है वो इन्वॉल्व करना है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क फॉर इमरजेंसी स्टाफ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क फॉर इमरजेंसी स्टाफ, सबसे पहले क्या है, वायलेंस कंट्रोल करना। इमरजेंसी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वायलेंस, ठीक है, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा, पेशेंट तो आ जाते हैं, पेशेंट तो सीरियस होते हैं, लेकिन उनकी सीरियसनेस की वजह से जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं, जो उनके घर वाले होते हैं, जो उनके फैमिली वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, ठीक है। क्रिटिकल सिचुएशन में जब हमारे पास पेशेंट्स आती है तो उनकी फैमिली जो है वो बहुत इरिटेबल होती है अक्सर, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन या इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें वैसे तो किसी भी जगह ये पता नहीं चलता कि कब जो है वो पेशेंट की कंडीशन वर्स हो रही होती है, लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन वर्स हो गई तो वहाँ पे जो है वो लोग लड़ाई झगड़ों तक जो है वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी रिस्क अगर इमरजेंसी स्टाफ को देना चाहे कोई तो वो कंट्रोल वायलेंस है, ठीक है, कि इमरजेंसी का वायलेंस जो है वो कंट्रोल है, इमरजेंसी में कोई वायलेंट बिहेवियर जो है वो ना दे, ठीक है। उसके बाद क्या, रिस्ट्रेंस, ठीक है। रिस्ट्रेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फिजिकल रिस्ट्रेंस नहीं है, वो केमिकल रिस्ट्रेंस भी है, ठीक है। वहाँ पे हम कुछ मेडिसिन ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है, जो कि पेशेंट को रिस्ट्रेन कर देती है, पेशेंट को बेहोश कर देती है, ठीक है। तो उसके इश्यूज जो है वो आ सकते हैं। सिक्योरिटी, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी वायलेंस की बात की, ये दोनों एक चीज़ है, जो दोनों मिलती मिलती जुलती चीज़ है, ठीक है। इमरजेंसी में सिक्योरिटी जो है वो मस्ट होनी चाहिए, इमरजेंसी में सिक्योरिटी मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी उधर हालात जो है वो खराब हो सकती है। Documentation of consent. Consent to examine and treat the patient is a part of ED record. पेशेंट का इमरजेंसी रूम में ट्रीट करने से पहले उनका कंसेंट लिया जाता है, ठीक है, कि भाई मैं आपसे कंसेंट ले रहा हूँ, मैं आपका पेशेंट जो है वो देखने लगा हूँ, ठीक है, या आपको जो है वो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे कंसर्न, मैं आपसे इजाज़त दे रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं आपको देख सकता हूँ। और ये कंसर्न जो है ये एक इमरजेंसी रिकॉर्ड का एक बेस्ट पार्ट है। द पेशेंट मस्ट कंसेंट टू इन्वेस्टिगेट प्रोसीजर, और ज़ाहिर बात है अगर पेशेंट इमरजेंसी में आया तो आपको ये तो नहीं कहेगा कि नहीं भाई मुझे चेक ना करे जाएगा, कभी नहीं कहेगा। लेकिन हमने अपनी अखलाकी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर ली, हमने उनसे जो है वो इजाज़त ले ली, ठीक है, और इजाज़त के बगैर हम पेशेंट को टच नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपने और उसने जो है वो डेफिनेटली इजाज़त दे देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंजियोग्राफी, लंपर पंक्चर जो भी है, ठीक है, unless he or she is unconscious or in critical condition and able to make a decision, ठीक है, तब तक जो है वो लोग आपको रिस्पॉन्स कर सकते हैं जब
तक आप जो है वो किसी ऐसी सिचुएशन में चला जाए, आपकी कंडीशन जो है वो अनस्टेबल हो जाए और आप डिसीजन लेने के लायक ना रहो। ठीक है, तो अगर आप डिसीजन लेने के लायक नहीं रहते तो फिर क्या होता है, फिर जो है उनकी जगह कोई और डिसीजन लेता है, पावर ऑफ अटर्नी लेता है। ठीक है, कोई फैमिली मेंबर, कोई दोस्त, कोई करीबी रिश्तेदार जो है वो फिर डिसाइड करता है उनके बारे में। लिमिट एक्सपोजर टू हेल्थ रिस्क। ठीक है, एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ये मस्ट होना चाहिए कि वहाँ की लोगों की या वहाँ के स्टाफ का एक्सपोजर कम से कम हो। ठीक है, वहाँ का एक्सपोजर जो है इन्फेक्शन के साथ या हाई रिस्क के साथ, ठीक है, या उनके साथ बहुत ज़्यादा कम हो। प्रायोरिटी इमरजेंसी मेयर फॉर ऑल पेशेंट्स, सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है ना, सबसे पहले उसे सेफ रखना। हमारे पास कोई भी पेशेंट आते हैं, सबसे पहले उसे सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्री प्लानिंग टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड सेफ एनवायरनमेंट। ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हमारे पास से प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई हमारे पास इतनी जो है वो गार्ड्स है, सिक्योरिटी है। ठीक है, वो सिक्योरिटी जो है वो कुछ सिक्योरिटी हमने बैकअप पे रखती होती है आस पास। ठीक है, जो कि अगर खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन हो जाए तो वहाँ पे आके जो है उसको कंट्रोल कर सके। इसके अलावा जो है वो क्या है कि इन्वायरमेंट जो है वो भी सेफ होना चाहिए। अब ये नहीं है कि भाई इन्वायरमेंट जो है वो ऐसा हो जो कि इन्फेक्शन प्रोवोकिंग हो, तो आप काम कैसे करोगे, नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई हमने सिक्योरिटी को कहाँ कहाँ जो है वो एडजस्ट करना है और हमने अपना इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह सेफ रखना है। ठीक है, क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट एंड फैमिली मेंबर एंड इवन दैट देयर रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस विद फिजिकल वायलेंस। क्लोजली आपने पेशेंट को जो है वो एग्जामिन करना है, पेशेंट की फैमिली को भी देखना है कि आया ये लोग इस इवेंट को किस तरह परसीव कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग जो है वो वायलेंट हो जाएंगे और मुझे मारना शुरू कर देंगे, तो आपने इस चीज़ को थोड़ा गौर कर लेना है, थोड़ा देखना भी है। नेक्स्ट क्या है, असेसमेंट ऑफ पेशेंट एंड फैमिली साइकोलॉजिकल फंक्शन। आपने पेशेंट और फैमिली को जो है वो गाइड करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। सॉरी, वो सर की कॉल आई थी लेकिन पता नहीं बिजी शायद। चल, ओके, असेसमेंट ऑफ पेशेंट एंड फैमिली साइकोलॉजिकल फंक्शन हमने साथ साथ जो है पेशेंट
ओके, सो आपने क्या करना है, अपने पेशेंट और फैमिली के साइकोलॉजिकल फंक्शंस को जो है वो असेस करना है, ठीक है, उनको देखना है, उन्हें डील करना है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है तो फैमिली के ऊपर एक स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो स्ट्रेस जो है वो किसी भी सूरत में हो सकता है, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, वो जो है वो ट्रीटमेंट रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, वो एनवायरनमेंट रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, वो जो है वो इकोनॉमिकल स्ट्रेस हो सकता है, वो अपना कोई बिजनेस स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि अगर आपका खुदा न खास्ता किसी फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर जो है वो हॉस्पिटल हो तो आप जाके अपना बिजनेस वगैरह तो नहीं कर सकते, आपकी सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है, और आपकी साइकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है उससे, ठीक है, तो आपने इन सारी चीज़ों को जो है वो असेस करना है, ठीक है, पेशेंट एंड फैमिली फोकस इंटरवेंशन करनी है, ठीक है, आपने पेशेंट और फैमिली को फोकस करके जो है वो आपने इंटरवीन करना है, ठीक है, एक्शन टू रिलीव एंजाइटी एंड प्रोवाइड सेंस ऑफ सिक्योरिटी। फर्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने करना है जो उनकी एंजाइटी है वो रिलीव करानी है, ठीक है, वो जो पेशेंट आते हैं, वो जो पेशेंट की एंजाइटी है, जो पेरेंट्स या जो फैमिली की एंजाइटी है वो हमने क्या करनी है, वो हमने रिलीव करानी है। नेक्स्ट क्या है कि हमने उन्हें ये बताना है, उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो पैदा करनी है, उन्हें ये बताना है कि भाई आप यहाँ पे जो है वो सिक्योर हो, ठीक है, फ्री सिक्योर हाथों में हो, ठीक है, परेशान ना हो, ठीक है, तो उन्हें जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट देना है। अलाउ फैमिली टू स्टे विद पेशेंट पॉसिबल टू एलिविएट एंजाइटी, ठीक है, और अगर पॉसिबल है तो पेशेंट की फैमिली को पेशेंट के पास ही रहने दें, अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि इसकी वजह से अब क्या होता है, इसका फ़ायदा ये है कि पेशेंट की जो एंजाइटी है, ठीक है, वो एलिविएट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, वो रिलीव हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अकेलापन जो है वो एक मतलब एक नॉर्मल इंसान को, एक ऑर्डिनरी मैन को जो है वो भी नेगेटिविटी की तरफ या कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जाती है, तो ये तो फिर भी पेशेंट है, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि अगर पॉसिबल हो तो पेशेंट की फैमिली को जो है वो साथ रखा जाए। उसके बाद जो प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, अगर वो आपसे कुछ पूछता है, ठीक है, ट्रीटमेंट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो आपने कंप्लीटली जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है, आपने उन्हें ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी है। नहीं, सारी फैमिली को तो मैंने क्या कहा, कंडीशंस हैं, ठीक है, यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी को आप देखते हो, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो आप रहने दे दें, ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप नहीं रहने दे सकते, ठीक है। हर हॉस्पिटल की, हर सेटअप के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, कुछ जगहों पे जो है वो पेशेंट की फैमिली को अलाउ करते हैं, कुछ जगहों पे जो है वो एक को अलाउ करते हैं, दो को अलाउ करते हैं, ठीक है, जिस तरह पहले जो है वो एक दो अटेंडेंट भी जो है वो अलाउ थे, ठीक है, अब जो है वो जिस तरह कोविड सिचुएशन है, आप लोगों ने कभी हॉस्पिटल से आप अगर गुजरो तो हर जगह लिखा हुआ है नो विजिटर, ओनली वन पेशेंट एंड वन अटेंडेंट, ठीक है, एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट होना चाहिए, बस कोई विजिटर या कोई विजिटिंग आवर्स जो है वो नहीं है, ठीक है, कोई और जो है वो हॉस्पिटल आके विजिट नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो सिचुएशन को देख के, कंडीशन को देख के, एनवायरनमेंट को देख के सारी चीज़ें जो है वो मॉडिफाई करनी पड़ती हैं, ठीक है, सो प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन, अगर वो आपसे कोई कुछ पूछता है, ठीक है, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए तो आपने कंप्लीटली उससे जो है उन्हें जो है वो इन्फॉर्म करना है, कंप्लीटली उस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर देना है। एडिशनल इंटरवेंशन आर प्रोवाइडेड डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ क्राइसिस, ठीक है, और जो एडिशनल इंटरवेंशन हम देते हैं, एडिशनल इंटरवेंशन जो है वो हम डिपेंड करता है कि जो क्राइसिस है, जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है वो किस स्टेज का है, ठीक है, तो जैसे हमें जो है वो स्टेज का पता चल रहा है, उस स्टेज के हिसाब से जो हम फिर क्या करते हैं, इंटरव्यू कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो ट्रियाज है, ठीक है, ट्रियाज क्या है, ट्रियाज जो है वो एक फ्रेंच वर्ड ट्रियर से निकला है, ठीक है, एक फ्रेंच वर्ड ट्रियर से निकला है, जिसका मतलब है टू सॉर्ट, इट इज यूज्ड टू सॉर्ट पेशेंट इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन severity of their health problem and the immediacy with which disease problem must be treated। ट्रियाज क्या है, ट्रियाज एक फ्रेंच वर्ड ट्रियर से निकला है, जिसका मतलब है सॉर्ट आउट करना, लिस्टिंग करना, कैटेगराइज करना। तो ट्रियाज में आप क्या करते हो, आप पेशेंट को उनकी कंडीशन के बेस पे, अर्जेंसी के बेस पे, कॉम्प्लिकेशंस के बेस पे, डिजीज के बेस पे जो है या नीड्स के बेस पे हम क्लासिफाई कर लेते हैं, हम ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है,
कि इस पेशेंट को, और हम उसे जो है वो डिफरेंट टैग्स दे देते हैं कि इन टैग्स वाले पेशेंट्स को जो है, या हम कलर कोडिंग दे देते हैं कि इन कलर कोडिंग पेशेंट्स के साथ जो है वो उनने इतनी लोगों ने रहना है, ठीक है, इतना, और वो हम कॉम्पिटेंसीज के साथ चेक करके जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करते हैं, ठीक है। The triage nurse collect data and classify the illness and injury to ensure that the patient most in need of care do not needlessly wait. एक ट्रियाज नर्स का काम क्या होता है? एक ट्रियाज नर्स का काम होता है डेटा कलेक्ट करना पेशेंट के बारे में, ठीक है, फिर इलनेस और इंजरीज के हिसाब से पेशेंट को क्लासिफाई करना, ठीक है, ये श्योर करना कि पेशेंट जो वेट कर रहा है, ठीक है, या जो पेशेंट की जो मोस्ट नीड है ना, उनसे जो है वो या जिनकी जो है वो सिवियरिटी या सीरियसनेस ज्यादा है, उनको हम फजूल में वेट जो है वो ना कराएं, ठीक है। कभी कभार हमारे पास रश होता है, डिफरेंट पेशेंट आते हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल अब 2 सीरियस पेशेंट है और बाकी जो है वो थोड़ी जो है वो स्टेबल पेशेंट है, स्टेबलाइज है, ठीक है, कुछ ऐसे पेशेंट्स है जिनको हम वेट करा सकते हैं। अब हम कभी कभार होता क्या है कि हम जो है वो जो नॉर्मल पेशेंट्स है, जो स्टेबल पेशेंट है, उनके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और जो हमारे सीरियस पेशेंट्स है उनको जो है वो फिजूल में हम वेट कराते हैं, ठीक है, नीडलेसली जो है वो लोग वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, और कभी कभार पेशेंट की इसकी वजह से जो है वो डेथ भी हो जाती है या कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो आपने एक ट्रियाज नर्स ने क्या करना है, उसने जो है वो डेटा कलेक्ट करना है, उसने असेस करना है, उसने क्लासिफाई करना है इलनेस के बेस पे, इंजरीज के बेस पे, ठीक है, ताकि पेशेंट्स जो जिनको ज्यादा जरूरत है वो वेट ना करें। प्रोटोकॉल्स में भी इनिशिएटेड इन द ट्रियाज एरिया, ठीक है, और ट्रियाज एरिया के अंदर जो है वो अपने प्रोटोकॉल जो है वो मस्ट होनी चाहिए, ठीक है, तो प्रोटोकॉल जो है वो डिवेलप करनी चाहिए। एडी ट्रियाज डिफर फ्रॉम डिजास्टर, मैंने आप लोगों को बताया अभी तक कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट का जो ट्रियाज होता है वो फील्ड ट्रियाज या कम्युनिटी ट्रियाज से बहुत चेंज या बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो सबसे ज़्यादा सीरियस, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट होता है ना, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो दे देती है। लेकिन अगर ये ट्रियाज या ये डिजास्टर ट्रियाज हो, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, हम फिर देखते हैं कि भाई जो कम रिसोर्सेज में हम ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं, पहले उन्हें बचाया जाए, ठीक है। हम अपने सारे रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट नहीं करते, हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज भी बच जाए और लोग भी, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो भी बच जाए, ठीक है। हम आउटकम, रिगार्डलेस ऑफ आउटकम जो है वो हम ईडी में ट्रीट करते हैं, लेकिन फील्ड में जो है वो हम आउटकम के बेस पे लोगों को ट्रीट करते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो ड्रॉप कर लो।
ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ डिजास्टर है, जैसे हम बार बार जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि हॉस्पिटल ट्रियाज है, ठीक है, फील्ड और डिजास्टर या मेस कैजुअलिटी ट्रियाज है। ठीक है, दो टाइप्स है। एक रूटीन हॉस्पिटल है जो कि हम ईआर में जो ट्रियाज देते हैं, ठीक है, जो हम ईआर में ट्रियाज देते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, इमरजेंसी रूम में जो है वो ट्रियाज देते हैं। दूसरा जो है वो फील्ड ट्रियाज है या डिजास्टर या मेस कैजुअलिटी ट्रियाज है। अब ट्रियाज सिस्टम है, इमरजेंट है, अर्जेंट है और नॉन अर्जेंट है। अटेंडेंस क्यों, क्या हुआ? ठीक है। अच्छा, ट्रियाज सिस्टम में 3 कैटेगरीज हैं, इमरजेंट, अर्जेंट और नॉन अर्जेंट, जो कि मेन 3 कैटेगरीज है। ठीक है, इमरजेंट कौन है? इमरजेंट वो लोग हैं जिनको बिल्कुल वेट नहीं कराती, ठीक है, विदाउट एनी डिले जो है वो हम ट्रीटमेंट इनिशिएट कर लेते हैं। विदाउट एनी डिले हम ट्रीटमेंट इनिशिएट करेंगे, क्योंकि ये पेशेंट्स जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के साथ होते हैं, ठीक है, और मस्ट बी सीन इमीडिएटली, ठीक है, हमने इमीडिएटली इन्हें देखना होता है। नेक्स्ट जो है वो अर्जेंट है। अर्जेंट क्या है कि सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम बट नॉट इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग वंस एंड कैन बी सीन विद 1 आवर। हम जो है वो ये लोग भी सीरियस होते हैं, सीरियस प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, लेकिन इतना इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं होता कि उसी टाइम देखा जाए, और अगर ना देखे तो उसी टाइम जो वो पेशेंट की डेथ हो जाए। इनको हम घंटे तक या घंटों तक जो है वो वेट करा सकते हैं थोड़ा सा। जिस तरह एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट आ गया, कोई और पेन है जो कि नॉन कार्डियक है, ठीक है, कोई कार्डियक इशू की वजह से नहीं है, कोई मल्टीपल फ्रैक्चर के साथ आ गया, कोई कट्स वगैरह लसरेशंस की वजह से आ गया, कोई रेनल स्टोन की वजह से आ गया, ठीक है, तो इन लोगों को हम थोड़ा 1 घंटे तक जो वेट करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जैसे आए और हम उसी टाइम कर ले, नहीं तो इनकी डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इनको हम थोड़ा वेट करा सकते हैं। दूसरा है नॉन अर्जेंट। नॉन अर्जेंट जो है वो क्या है? पेशेंट हैव एपिसोडिक इलनेस दैट कैन बी एड्रेस्ड विद इन 24 आवर विदाउट इंक्रीज मोबिलिटी। लोग डिफरेंट डिजीजेस के साथ आते हैं, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, कुछ क्या, ठीक है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। इन लोगों को अगर आप 24 आवर्स तक भी वेट करा लो, ठीक है, या कोई इंजेक्शन लगा के या कोई मेडिसिन दे के ना भेज, तो ठीक है, जो भी है, लेकिन वो लोग हैं जिनको 24 आवर्स तक जो हम वेट करा सकते हैं, विद इन 24 आवर्स जो है इनकी मोबिलिटी या मोटिलिटी की चांसेस जो है इंक्रीज नहीं होती, ठीक है, सेम ही रहती है, तो ये नॉन अर्जेंट के अंदर आती है। एक फोर्थ कैटेगरी दैट इज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन इस फास्ट ट्रैक। एक चौथी कैटेगरी भी जो है वो यूज हो रही है बहुत आजकल, जिसको हम क्या कहते हैं? फास्ट ट्रैक कहते हैं। दीज पेशेंट रिक्वायर सिंपल फर्स्ट एड, ठीक है, जिनको सिंपल जो है वो फर्स्ट एड की जरूरत होती है, ठीक है, जिन्हें जो है वो इब्तिदाई मरहम पट्टी वगैरह की जरूरत होती है, और दीज पेशेंट रिक्वायर सिंपल फर्स्ट एड और बेसिक प्राइमरी केयर एंड मे बी ट्रीटेड इन द ईडी और सेफली रेफर टू क्लिनिकल फिजिशियन ऑफिस। फास्ट ट्रैक लोग होते हैं जिनको जो है वो हम जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है वो एक इमरजेंसी में दे के उन्हें किसी और हॉस्पिटल में, किसी और सेटअप में या किसी एमओ वगैरह के पास जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है।
या किसी क्लिनिक वगैरह में या किसी डॉक्टर के पास जो हमने रेफर कर रहे थे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद है 5 point triage। A most refined comprehensive triage system एक most refined comprehensive triage system है जो कि जिसे हम 5 point triage कहते हैं, which recognize that ED are used for both emergency and routine health care, जो हमें बताता है, जो ये इंडिकेट करता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स या इमरजेंसी रूम्स हमारे जितने भी है, ठीक है, उनको इमरजेंसी और रूटीन केयर दोनों के लिए यूज कर सकती है। ठीक है, दिस सिस्टम हैज 5 लेवल। ठीक है, इस सिस्टम के 5 लेवल्स है, रिससिटेशन, इमरजेंट, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट एंड माइनर। ठीक है, एक रिससिटेशन, इमरजेंट, अर्जेंट और नॉन अर्जेंट और माइनर। ठीक है, 5 कैटेगरी। अच्छा, अब इफ दीज पेशेंट्स वाइटल साइन डिविएट सिग्निफिकेंटली from their baseline, they may require up triaging to the emergent category। ठीक है, अगर हमारे पास पेशेंट्स है, ठीक है, पेशेंट्स जो है उनकी वाइटल साइन जो है वो डिविएट कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली, जो है उसमें कि अपर कैटेगरी में जो है वो पहुंचा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आता है, अचानक सीरियस हो जाता है, तो हम क्या कर लेते हैं, रिससिटेशन शुरू कर देते हैं या इमरजेंट केयर या अर्जेंट केयर जो है वो देना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो उनको जो है वो फिर आपने अप ट्रियाजिंग करनी है, उनको आपने फिर ये नहीं है कि एक बंदा आया, ठीक है, तो जिस कैटेगरी में आपने डाल दिया उसी कैटेगरी में जो है वो पूरा टाइम रहेगा। कैटेगरीज जो है वो चेंज होती रहती है, जिस तरह कंडीशन में चेंजेस आती रहती है। प्राइमरी सर्वे में हमने क्या देखना है, ठीक है, सबसे पहला काम हमारा जो पेशेंट को असेस करने का है, उसमें क्या हमने असेस करना है, सबसे पहले ABCD में सबसे क्या है, पहले क्या है कि एयरवे देखना है। ठीक है, आपने एयरवे चेक करना है, ठीक है, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज कोई चीज़ तो नहीं है, ठीक है, इम्पिटेंसी तो नहीं है, ठीक है, तो आपने एयरवे को पेटेंट कर देना है, ठीक है, ओपन रखना है। अब एयरवे को पेटेंट रखने का मकसद ये नहीं है कि एयरवे जो है वो उनकी, मतलब आपने नेचुरल एयरवे को जो है वो सिर्फ इस तरह, उसमें हम आर्टिफिशियल एयरवे डाल सकते हैं। ठीक है, आप ये उसकी वैसे नेचुरल एयरवे भी जो है वो ओपन रख सकते हैं, या उसके अंदर जो है वो आपने कोई एयरवे डाल दिया, कोई ओरल एयरवे, ठीक है, कोई ट्यूब वगैरह, कोई कैथेटर वगैरह जो है वो आप डाल देते हो, तो वो क्या है, वो एयरवे जो है वो पेटेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्रीदिंग देखनी है। ठीक है, एयरवे देख लिया, एयरवे के साथ ब्रीदिंग देख ली, ब्रीदिंग के बाद जो है वो हम सर्कुलेशन की तरफ आते हैं, तो उसके बाद फिर क्या करना है, सर्कुलेशन देखनी है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो डिसेबिलिटी की तरफ आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो डिसेबिलिटी की तरफ आते हैं, तो आपने देखना है कि पेशेंट की जो है वो डिसेबल तो नहीं है। एयरवे चेक कर लिया, पेटेंट है, तो ब्रीदिंग चेक कर ले, ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप सर्कुलेशन की तरफ आ रहे हो। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सारे फंक्शन जो है वो ठीक है, बीपी, पल्स, सब कुछ जो है वो नॉर्मल है। उसके बाद आपने, या नॉर्मल है तो वो भी आपने नोट कर देना है। उसके बाद डिसेबिलिटी देखते हो, पेशेंट को डिजीज की वजह से, ये सिचुएशन की वजह से कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। उसके बाद क्या, एक्सपोजर देखना है, उसके बाद एक्सपोजर देखना है। सो आपने उसके बाद एक्सपोजर देखना है कि पेशेंट का किन चीज़ों के साथ जो है वो, पेशेंट जो है वो किन चीज़ों के साथ जो है वो एक्सपोज हुआ था, जो कि उसे ये प्रॉब्लम है या जो भी है। ठीक है, तो प्राइमरी सर्वे में हमने ABCDE चेक कर लिया। सेकेंडरी सर्वे की तरफ हम आते हैं। सेकेंडरी सर्वे में हम उनसे कंप्लीट हिस्ट्री ले लेते हैं। ठीक है, एक इन डिटेल हिस्ट्री ले लेते हैं, हेड टू टू असेस कर लेते हैं पेशेंट को, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह जो है वो भेज देते हैं। ठीक है, वो करवा लेते हैं, मॉनिटरिंग डिवाइसेस वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है, उससे देखते हैं
स्प्लिंटिंग वगैरह, स्प्लिंटिंग सर को ऑलरेडी जो है वो स्प्लिंटिंग कुछ चीज़ें जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ट्रॉमा में भी पढ़ा था, हाँ ट्रॉमा में भी ये पढ़ा था, जिस तरह स्प्लिंटिंग मैं एक एग्जाम्पल देने लगा था कि अच्छा मॉनिटरिंग डिवाइसेस, फिर जितनी भी मॉनिटरिंग डिवाइसेस है वो हम लगा के चेक कर लेते हैं, ठीक है, उनका बीपी, उनकी सारी चीज़ें, मतलब जो चीज़ें हम मॉनिटर कर सकते हैं किसी डिवाइसेस के जरिए तो वो हम देखते हैं। फिर उसके बाद स्प्लिंटिंग वगैरह, स्प्लिंटिंग क्या है कि सपोर्ट वगैरह है, ठीक है, या जो चीज़ें लगी है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं कोई फ्रैक्चर्स के बाद या इस तरह, ठीक है, तो स्प्लिंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें हमने देख लेनी है, ठीक है, जो कि वून को, जो कि फ्रैक्चर्स वगैरह को सपोर्ट देने के लिए जो है वो हम लगा लेते हैं। उसके बाद आपने वूंड केयर करनी है, ठीक है, और इंटरवेंशन की तरफ जो है वो जाना है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये सारी सेकेंडरी सर्वे, हेल्थ हिस्ट्री देख ली, हेड टू प्रोसेस कर लिया, पेशेंट को डायग्नोस्टिक और लैब टेस्टिंग करवा लिया, ठीक है, मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगा के देख लिए, ठीक है, स्प्लिंटिंग वगैरह करवा लिया, वूंड केयर दे दिया, अगर कोई विजिबल वूंड है, ठीक है, तो उसको जो है वो केयर दिया। उसके बाद जो है वो कोई अदर इंटरवेंशन है तो वो सारी चीज़ों की तरफ हमने जाना होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, लिम्ब इंजरी में, ठीक है, या हैंड इंजरीज में इस तरह की चीज़ें जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्रूशियल डेटा, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस पार्टिसिपेटिंग इवेंट, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस पार्टिसिपेटिंग इवेंट, लोकेशन एंड टाइमिंग ऑफ द इंजरी, ठीक है। जो इंजरी है, जिस सिचुएशन के साथ पेशेंट हमारे पास आया है, ठीक है, या जिस कंप्लेन के साथ हमारे पास पेशेंट आया है, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, हुआ क्या था असल में हुआ क्या था कि पेशेंट जो है वो उसको ये मसला पेश आया, और ये मसला जब पेश आया उस किस जगह पे है, लोकेशन क्या है, टाइमिंग क्या है इंजरी की, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सिम्टम्स जो है वो अपीयर हुई है नहीं हुई, ठीक है, वो देखते हैं। पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है, इंजरी के बाद कैसा है, ठीक है, तो उनका कॉन्शियस लेवल भी देखना पड़ता है, ठीक है। और हाउ डिड द पेशेंट गेट टू द हॉस्पिटल, पेशेंट हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, तो ये सारी चीज़ें जो क्रूशियल डेटा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। इस देयर एनी मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री, कोई मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री है कि नहीं है, ठीक है, हेल्थ स्टेटस उनका कैसे है, इंजरी से पहले कैसा था, ठीक है, इलनेस से पहले कैसा था, पेशेंट कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा, कोई हॉर्मोन्स तो नहीं ले रहा, लास्ट मील पेशेंट ने कब लिया है, ठीक है, पेशेंट को किसी मेडिसिन से, किसी और चीज़ से, किसी खुराक से, किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है, या किसी इंस्ट्रूमेंट से, या जिस तरह हमें जो है वो कुछ लोग होते हैं लेटिक्स की एलर्जी, ठीक है, जो कि ग्लव्स वगैरह जो है उसे वो लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, मेंटेन पेशेंट सर्कुलेशन, मेंटेन पेशेंट एयरवे, मेंटेन पेशेंट ब्रीदिंग, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, ठीक है। रूल्स ऑफ ट्रिएज नर्स, ठीक है, ग्रीट द पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट को ग्रीट किया, maintain the privacy of the patient, confidentiality of the patient data, use of all available resources, control the crowd in the emergency ward, provide emergency care to the patient. सबसे पहले हम जाके पेशेंट को वेलकम करते हैं, पेशेंट को ग्रीट कर लेते हैं, पेशेंट को सलाम कर लेते हैं, ठीक है, पेशेंट से हेलो हाई कर लेते हैं। उसके बाद पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखना है, अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे लोगों से जो है आप शेयर करना शुरू कर दो। आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज है, जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, सारे अवेलेबल रिसोर्सेज आपने यूज़ करके पेशेंट के लिए बेस्ट टू बेस्ट जो है वो आपने कोशिश करना है उसके बचाने के लिए। कंट्रोल द क्राउड विद इन इमरजेंसी वार्ड, अपने इमरजेंसी वार्ड के अंदर जो क्राउड है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट कम आते हैं जब अचानक कुछ हो जाए, ठीक है, तो इसी वजह से जो है वो आपने उनके साथ लोग वगैरह भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो आपके एज नर्स जो है वो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप क्या करें, आप क्राउड को भी कंट्रोल करें। प्रोवाइड इमरजेंसी केयर टू द पेशेंट, और उसके बाद आप पेशेंट को इमरजेंसी केयर देना शुरू कर दें, ठीक है। प्रेशर पॉइंट फॉर हेमरेज कंट्रोल, अगर कोई हेमरेज है, ठीक है, तो उनको आपने किस तरह कंट्रोल करना है। टेम्पोरल है, ठीक है, टेम्पोरल से हम कर सकते हैं फेशियल, अगर है तो फेशियल को कहाँ से करेंगे, कैरोटिड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें सब क्लेवियन है, ब्रेकियल है, और रेडियल एंड अल्नर है, फेमरल है, ठीक है। और वो एरियाज जहाँ पे हमें पल्स जो है वो ज़्यादा फील होता है, ठीक है, उन एरियाज के ऊपर हम प्रेशर डाल के, प्रेशर पॉइंट्स हम वहाँ पे प्रेशर डाल के हेमरेज वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इमरजेंसी, हीट स्ट्रोक, फेलियर ऑफ हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, कोई हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म जो है वो खराब हो गया, ठीक है, उसके वजह से जो है वो कोई हीट स्ट्रोक वगैरह हो गया,
ठीक है। अब इसमें दो तरह की है, एक्सर्शनल और हाइपरथर्मिया। एक्सर्शनल क्या है? अकर इन हेल्दी इंडिविजुअल ड्यूरिंग एक्सर्शन इन एक्सट्रीम हीट एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है। एक्सर्शनल ये है कि इंडिविजुअल बिल्कुल हेल्दी था, बिल्कुल ठीक था, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो कोई ह्यूमिडिटी की वजह से, एक्सट्रीम हीट की वजह से, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो है वो कोई प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। दूसरा है हाइपरथर्मिया, द रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट हीट लॉस। ठीक है। हाइपरथर्मिया क्या है? हमारा हीट जो है वो एडिकेटली जो है वो लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि बॉडी के अंदर रहता है, तो फिर हाइपरथर्मिया हो जाता है। ठीक है। ओल्डर एडल्ट, वेरी यंग पीपल, इल आर डिलिब्रेटेड पीपल, अ पर्सन टेकिंग सम मेडिसिन आर एट हाई रिस्क। ठीक है। हमारे पास जितनी भी ओल्ड एज है, ठीक है, जितने भी बड़े लोग हैं, ठीक है, इनके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, या कोई बंदा जो है वो क्या, वो कोई मेडिकेशन वगैरह ले रहा है, तो ये लोग सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हैं। ठीक है। सो जितनी भी हमारे पास क्या है, ओल्डर एडल्ट है, वेरी यंग पीपल है, इल या डिलिब्रेटेड पीपल है, जो कि बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, या जो बंदा मेडिकेशंस ले रहा है, ठीक है, कोई हार्मोन्स वगैरह ले रहा है, कोई ऐसे मेडिकेशन जिससे जो है उसकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो, ठीक है, तो वो सारे लोग जो है वो रिस्क पे है, ठीक है, जो कि उन्हें जो है वो डेथ भी कॉज हो सकती है। मैनिफेस्टेशन क्या है कि CNS जो है वो डिसफंक्शन हो जाएगा, टेम्परेचर एलिवेट हो जाएगा, ड्राई स्किन हो जाएगा, हॉट ड्राई स्किन रहेगा, ठीक है, एनहाइड्रोसिस होगा, टिक्यपनिया होगा, हाइपोटेंशन में चला जाएगा, और टेकिकार्डिया होगा पेशेंट को। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब आपने हीट स्ट्रोक के पेशेंट को मैनेज कैसे करना है? सो आपने यूज ABCs एंड रिड्यूस टेम्परेचर टू 39 डिग्री सेंटीग्रेड एज क्विकली एज पॉसिबल। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। इनहाइड्रोसिस का मतलब है जो बंदा स्वेट जो है वो नॉर्मली जो है उसका स्वेट नहीं निकलता, ठीक है, जो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी से जो है ना पसीना नहीं निकलता, ठीक है, उनसे पसीना नहीं निकलता, उनकी बॉडी की वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपनी बॉडी को जो है वो क्या करे, वो कूल करे इंटरनली, ठीक है। अब पसीना क्या है, अंदर से जो है वो हीट निकलता है, वो हीट जो है वो बाहर चला जाता है, ठीक है, तो अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो क्या रहता है, जो इंटरनल हमारे ऑर्गन्स का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो कूल रहता है, बॉडी हमारी जो है वो कूल रहती है, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में ये कैपेसिटी, ये जो एक प्रॉपर्टी है ये नहीं है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी जो है वो स्वेट नहीं कर रही, ठीक है, पसीना जो है वो नहीं निकाल रही, तो वो सारा टेम्परेचर जो है वो अंदर इकट्ठा हुआ होता जाएगा, ठीक है, और हीट स्ट्रोक का बाइस बनेगा, ठीक है। तो एनहाइड्रोसिस इज द इनएबिलिटी टू स्वेट नॉर्मली, या जो लोग बिल्कुल स्वेट नहीं करते या जो है वो कम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, उन्हें एनहाइड्रोसिस कहते हैं, एनहाइड्रोसिस, ठीक है। ओके, सो आपने ABCs को यूज करके, जिस तरह एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को यूज करके आपने टेम्परेचर को एज क्विकली एज पॉसिबल जो है वो नॉर्मल की करीब लेके आना है। कूलिंग मेथड क्या है? कूल शीट्स दे दो, टॉवल दे दो, स्पॉन्जिंग करो, आइस रख लो नेक में, ग्रोइन में, चेस्ट में, एक्सिला में, कूलिंग ब्लैंकेट वगैरह जो है वो दे दो, आइस लिवाज कर सकते हो आप स्टमक की, कुलॉन की, ठीक है, आप कुछ जो है वो पिला सकते हो मर्चेंट कोल्ड वाटर बाथ, ठीक है, ये सारी चीजें आप, या आप कुछ ठंडा वगैरह पिला सकते हो, ठीक है, तो ताकि उनका इंटरनल हीट जो है वो कम हो, वो नॉर्मलाइज हो जाए। इसके अलावा आपने टेम्परेचर को मॉनिटर करना है, वाइटल साइंस देखने, ECG देखनी है, ठीक है, सेंट्रल वेनस प्रेशर देखना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यूरिन आउटपुट, ये सारी चीजें आपने साथ साथ जो है वो मेजर करनी है। IVs टू रिप्लेस फ्लूइड लॉसेस, ठीक है, अब जितना भी फ्लूइड लॉस हुआ हो, ठीक है, उनको आपने IV के साथ जो है वो रिप्लेस करना है, ठीक है। हाइपरथर्मिया में री अकर इन 3 to 4 आवर, अवॉइड हाइपोथर्मिया, ठीक है। आपने क्या करना है, हाइपरथर्मिया जो है वो 2-3 घंटे में फिर से आ सकता है, आपने देखना भी है, ठीक है,
जब हम पेशेंट को कोडिंग की कोशिश करते हैं ना, उस चीज़ में उस टाइम पे हम अक्सर जो है वो हमें पता नहीं चलता, बस हम बार-बार इंटरवेंट किए जा रहे हैं। लेकिन हमें जो है ये ख़्याल रखना चाहिए कि हम अगर पेशेंट को हाइपरथर्मिक पेशेंट है, उन्हें हम कूल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना भी नहीं करना कि वो हाइपो में ही चला जाए। तो आपने हाइपो से भी पेशेंट को बचाना है। फ्रोस्टबाइट यहाँ तक काफ़ी नहीं है? देख लो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ब्रेक लास्ट में ले लो, जब लेक्चर खत्म हो जाए ब्रेक ही ब्रेक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो, यहाँ तक काफ़ी है।
अच्छा, एक क्वेश्चन है, लेक्चर से रिलेवेंट नहीं है, इस तरह किसी को इलेक्ट्रिक शॉक जो है ना, इलेक्ट्रिक शॉक के बाद तो एक तो ये है कि आपको पेशेंट को कि इलेक्ट्रिक बर्न होता है ना पेशेंट को, तो सबसे पहले तो बात ये है कि अगर जिस टाइम पे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है उस टाइम पे तो आपने पेशेंट को टच नहीं कर रहा। अगर वो इन कॉन्टेक्ट है वायर्स के साथ, अगर वो इन कॉन्टेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो आपने उन्हें टच नहीं करना। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने किसी ऐसी चीज़ के साथ जो है उन्हें जो है वो उनका कॉन्टेक्ट ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी लकड़ी के साथ, ठीक है, खुश्क लकड़ी के साथ, ठीक है, या इस तरह की किसी चीज़ के साथ, ताकि उनका जो है वो पहले सबसे पहले तो उनका कॉन्टेक्ट खत्म हो जाए इलेक्ट्रिसिटी के साथ। ठीक है, दूसरा फिर क्या होता है कि हमने उन्हें जो है वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बर्न होती है, ठीक है, या इस तरह की कुछ चीज़ है, ठीक है, उन्हें जो है वो आपने देखना है। ठीक है, या तो अगर सर्कुलेशन नहीं आ रही, अगर ब्रीदिंग नहीं आ रही, ठीक है, कफिंग नहीं कर रहा, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, तो आपने सीपीआर स्टार्ट कर देना है उसी टाइम। ठीक है, अगर सर्कुलेशन नहीं है, ठीक है, आपने पल्स चेक किया, पल्स नहीं आ रही, ब्रीदिंग चेक किया, ब्रीद नहीं कर रहा, ठीक है, तो डायरेक्टली आपने बिना सोचे समझे आपने सीपीआर शुरू कर देना है। ठीक है, आपने 10 सेकंड के लिए, मोर देन 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड के लिए जो है वो आपने देखना है। ठीक है, पल्स नहीं आ रही, ठीक है, ब्रीदिंग नहीं कर रहा, कफिंग नहीं है, मूवमेंट नहीं है, सीपीआर स्टार्ट करो। ठीक है, और आपने उनको ना थोड़ा गर्म रखना है, ऐसा नहीं है कि मतलब चिल से जो है वो बचाना है। ठीक है, ताकि उन्हें के ऊपर जो है वो ज़्यादा ठंड वगैरह में जो है उन्हें नहीं रखना। ठीक है, और ऊपर बैंडेज वगैरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो अगर मेडिकल फैसिलिटी कोई नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, कोई इशू, तो फिर हम जो एक पुराना यूज़ होता है, एक पुराना मेथड यूज़ होता है, उसके ज़रिए हम कर लेते हैं। फिर पुराने ज़माने में जिस तरह किसी को शॉक लगती थी, तो वो लोग क्या करते, एक गड्ढा जो है वो एक गड्ढा खोद देते थे। ठीक है, इस तरह मिट्टी में ना उनको जो है वो एक इस तरह क्या कहते हैं उससे, ये नेक तक उनको, उनका सर और जो गर्दन है ना वो सिर्फ बाहर रखते थे, और बाकी हम उनको ना दफन करते थे, इस तरह मिट्टी के अंदर रख लेते थे। दफन तो नहीं करते हैं, मिट्टी के अंदर रख लेते थे। ठीक है, तो मिट्टी के अंदर ये कैपेसिटी, ये आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो आपकी बॉडी को जो है वो आपकी बॉडी से इलेक्ट्रिक शॉक्स या इलेक्ट्रिक करंट लेके आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, तो इस तरह हम उन्हें जो है वो कर सकते हैं। ये एक तरीका है जो कि पुराना तरीका और बहुत यूज़फुल तरीका है। इससे मैंने खुद लोगों को देखा है कि लोग ठीक हो गए हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक बच्चे को देखा था जो कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, वो मिट्टी में रहा कुछ 1 दिन तक, और उसका सारा शॉक जो है वो उसकी पूरी बॉडी जो है वो नॉर्मलाइज़ हो गई। ठीक है, और वो ठीक है, अब उसे निकाला गया, वो बिल्कुल ठीक है। तो ये एक पुराना तरीका है, क्योंकि मिट्टी के अंदर ये क्वालिटी है, ये कैपेसिटी है कि वो आपकी बॉडी की करंट्स को जो है वो नॉर्मलाइज़ कर लेता है। इसी तरह कुछ लोग कहते भी है ना, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ कभी सुना भी होगा, कुछ लोग कहते हैं कि दिन में 4-5 मिनट के लिए जो है वो नंगे पाँव जो है वो मिट्टी के ऊपर चलना जो है वो ज़रूरी होता है। आपकी बॉडी के जितने चार्जेस हैं ना वो सारे जो है वो नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं सारे। ठीक है, न्यूट्रलाइज़ हो जाते हैं सारे। लोग कहते भी हैं इस तरह। ठीक है, तो मिट्टी के अंदर ये कैपेसिटी, ये क्वालिटी है, तो हम फिर इस तरह कर लेते हैं अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो। चलिए, अब अपनी अटेंडेंस अटेंडेंस अपना मार्क कर लो। ठीक है,